नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2019 में 11 मार्च को लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हुई थी। 7 चरणों में मतदान हुआ था, 11 अप्रैल से लेकर के 19 मई तक और 23 मई 2019 को नतीजे आ गए थे। 30 मई को यानी करीब-करीब 1 सप्ताह बाद नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी दूसरी बार। पहली बार 26 मई 2014 को। 2019 में अगर 11 मार्च को लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हुई थी, यानी एक तरीके से आचार संहिता लागू हो गई थी, तो अब से ठीक 90 दिन बचे हैं अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में। और इन 90 दिनों का मतलब ये है कि ये जो इंडी अलायंस है, कांग्रेस और दूसरे जो 26-27 दल बताए जा रहे हैं, इनके पास भी और जो पूरा इकोसिस्टम है, जो मोदी विरोधी हैं, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, पत्रकार, अलग-अलग सेक्टरों के लोग जिनमें फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए भी हैं, लेखक भी हैं, इन सब के पास भी बस अब 90 दिन बचे हुए हैं। 90 दिन से पहले इन लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये लोग इकट्ठा ही मिलकर के मोदी के खिलाफ माहौल बनाएँगे या जिस तरीके से हमने पिछले 2-3 महीनों में देखा है और हाल में तो कुछ ज़्यादा ही देखा है, ऐसे ही जूतों में दाल बटेगी, जैसे अभी 6 दिसंबर की बैठक को लेकर के और इसके बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के बटती हुई दिखाई दी है। क्योंकि कई चीज़ें हैं जो बहुत बड़े प्रश्न खड़े कर रही हैं। कांग्रेस की जो एरोगेंसी रही है इन 5 राज्यों के चुनाव में, उसके चलते और ये केवल सवाल एरोगेंसी का नहीं है, बल्कि वो ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार भी दिखाई दी है। जब कमलनाथ से अखिलेश यादव के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि उन्होंने कुछ सीटें मांगी हैं और चूंकि आप लोगों ने उन सीटों पर भी अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं जो सीटें अखिलेश यादव चाहते थे मध्य प्रदेश में, तो कमलनाथ ने जो टिप्पणी की थी वो एरोगेंसी की हाइट थी। बिल्कुल कहना चाहिए कि इससे बड़ी एरोगेंसी कुछ हो नहीं सकती है और ओवर कॉन्फिडेंस हो नहीं सकता है। उन्होंने कहा था, अरे छोड़ो अखिलेश वखलेश को। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव 2-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके सहयोग से ही डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बची थी 2008 में, जब वामपंथियों ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया था अमेरिका के साथ जो परमाणु करार पर हस्ताक्षर हुए थे उसका विरोध करते हुए। उस समय मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह ने ही जुगाड़ करके मनमोहन सिंह की सरकार को बचाए रखने में कामयाबी हासिल की थी। उनके बारे में कमलनाथ अगर कहते हैं कि छोड़ो अखिलेश वखलेश को, तो ये शो करता है कि कांग्रेस अभी लीड भी नहीं कर रही है इस इंडी अलायंस को। अभी वो भी अन्य 26-27 दलों की तरह बस एक घटक दल की भूमिका में है और लीड भी नहीं कर रही है, फिर भी ये अगर एरोगेंट है उनके भीतर, ओवर कॉन्फिडेंस है, तो फिर
कुछ नहीं हो सकता है, कांग्रेस का भी और जो इस इंडी अलायंस के घटक दल हैं, उनका भी। ए अगर हम इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों की बात करें, तो तेलंगाना में तो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के साथ मुकाबला था ही नहीं। वहाँ तो जो कहना चाहिए कि इंडी अलायंस जो भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बना है, ये भी ऐसा ही दल था तेलंगाना में, जैसे ये सब दल हैं। यानी चंद्रशेखर राव भी मोदी विरोधी ही माने जाते रहे हैं और वो हैं, घोषित रूप से हैं। तो ये 2 मोदी विरोधी दलों के बीच में लड़ाई थी तेलंगाना में। भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ एक छोटे प्लेयर की भूमिका में थी। लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, इन 3 राज्यों में हिंदी बेल्ट के ये जो 3 राज्य हैं, यहाँ तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आमने-सामने का मुकाबला था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से केवल छीने नहीं हैं। जब मैं इनके आंकड़े बताऊंगा कि जीत का अंतर कितना बड़ा है और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी 2/3 सीटों से जीत दर्ज करके सत्ता में वापस आई है, बल्कि निरंतरता में सत्ता में वापस आई है। तो ये संकेत क्या हैं? संकेत ये हैं कि जो मतदाता हैं, वो अभी भी बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं, मजबूती से खड़े हुए हैं। ये जो इनकी डबल इंजन की सरकार है, ये जो मोदी के कामकाज हैं, जो शासन करने का उनका तौर तरीका है और जनता का जो उन पर अकाट्य भरोसा है, जो मोदी का जादू है, जिसको कहते हैं मोदी मैजिक, वो अभी भी मतदाताओं के सिर चढ़ कर के बोल रहा है। और कई स्टेट ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी भले ही इससे पहले उतनी मजबूत ना रही हो, लेकिन पिछले कुछ समय के घटनाक्रम फिर से भारतीय जनता पार्टी को उन राज्यों में मजबूती प्रदान करने में कामयाब रहे हैं। इनमें 48 सीटों वाला महाराष्ट्र भी शामिल है। पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ मिलकर के लड़ा था। ये दोनों दल भी 40 के करीब सीटें जीतने में कामयाब हो गए थे, दोनों ये और इनके सहयोगी। इस बार शिवसेना में भी टूट-फूट हो गई है, एनसीपी में भी टूट-फूट हो गई है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे कमजोर बन गए हैं, कमजोर हो गए हैं वहां। इनके जो संगी साथी थे अजित पवार और एकनाथ शिंदे, वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस वैसे ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में बड़ी खिलाड़ी नहीं है। पिछली बार भी कांग्रेस को केवल 1 सीट चंद्रपुर वाली मिली थी और इस बार भी कोई जादू कर देंगे राहुल गांधी वहां पहुंच करके या उनके नाम पर मतदाता जो है वो लाइन लगा करके वोट डालेंगे, ऐसी भी कोई उम्मीद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो बड़ी लड़ाई होने जा रही है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, क्योंकि 3 महीने बाद तो लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, कार्यक्रम घोषित होगा और अगर 2019 की तर्ज पर ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तो 11 अप्रैल के आसपास से इस बार भी मतदान शुरू हो जाएंगे 2024 में और उनकी प्रक्रिया 20 मई तक समाप्त भी हो जाएगी मतदान की। उसके बाद नतीजे आने हैं। तो विरोधियों के पास में, मोदी विरोधियों के पास में बस ये 90 दिन समझ लीजिए, अधिक से अधिक 100 दिन समझ लीजिए। पर क्या आपको लगता है कि ये लोग सीरियस हैं अभी भी? ये जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, इसके बाद
कांग्रेस ने जिस तरीके से एक तरफा अन्य घटक दलों के सीनियर नेताओं से भी बात किए बिना 6 दिसंबर की एक बैठक बुला ली थी, उसको लेकर के जिस तरह की प्रतिक्रियाएं ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और कुछ दूसरे घटक दलों के सहयोगियों, जिनमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं, उनकी तरफ से आई, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पटना बैठक के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 10 जनपद परिवार ने इंडी अलायंस पर कब्जा करने की कोशिश की, बेंगलुरु में भी वो दिखाई दिया और मुंबई में भी दिखाई दिया। उसको लेकर के ममता बनर्जी हों, नीतीश कुमार हों, अरविंद केजरीवाल हो, शरद पवार हो, अखिलेश यादव हों, कई नेता अंदर ही अंदर जले भुने बैठे हैं और नाराज हैं। ये 6 दिसंबर की जो बैठक रद्द करनी पड़ी कांग्रेस पार्टी को, इसकी वजह भी यही थी कि बाकी के दल जो हैं, वो ये मैसेज देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को और 10 जनपद परिवार को कि आप इस इंडी अलायंस के सर्वे सर्वा नहीं है, मालिक नहीं है, इसका नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। आप अगर राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय दलों के क्षत्रप हैं, जो उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, चुनौती देने की स्थिति में हैं, अगर आप उनको प्रॉपर रिगार्ड दे करके नहीं चलेंगे, स्पेस दे करके नहीं चलेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला नहीं करेंगे, जहां-जहां कांग्रेस कमजोर है, तो फिर ये सोचेंगे कि इंडी अलायंस का हिस्सा बने रहें या फिर किसी तीसरे मोर्चे की तैयारी शुरू करें, क्योंकि उनके पास भी अब ज़्यादा समय नहीं है। कांग्रेस के पास तो समय है ही नहीं। मैं आपको बता रहा था कि ये जो आजकल ये लुटियन मीडिया के लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय और जो यूट्यूब पर भी जो फुल टाइम प्रचारक हैं कांग्रेस के और वामपंथी दलों के, वो जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी की कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है और कांग्रेस ये चुनाव कोई हारी भी नहीं है, वोट ऑफ परसेंटेज में तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ऐसे लोगों को भी और जो इनका ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर विश्वास कर लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूँ। ये जो अशोक गहलोत सरकार की हार हुई है राजस्थान में, ये कोई छोटी-मोटी हार नहीं है। जो लोग ये कह रहे थे ना कि राजस्थान में भी दोबारा से निरंतरता में कांग्रेस ही सरकार बना सकती है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ सत्ता से अभी बाहर ही रह सकती है 10 साल के लिए। उनके लिए भी वहाँ के नतीजे आँखें खोलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 69 सीटें, 69 सीटें। अदर्स निर्दलीय जो छोटे दल हैं वो 15 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीटों का अंतर है 46। ये कोई छोटी-मोटी पराजय है क्या अशोक गहलोत की? और ये ठीक है कि चुनाव जो है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट ज़रा मिलकर के लड़ते हुए दिखाई दिए और लास्ट डेज में तो दोनों के फ़ोटो भी पोस्टर पर दिखाई देने लगे थे। शुरू में सचिन पायलट का फ़ोटो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जो झगड़ा था इनका, वो तो इन चुनावों में काम कर गया। जो सचिन पायलट को 2018 में मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से नाराज़ थे, उन्होंने तो बड़ा खेल कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके। दूसरे, मध्य प्रदेश की जो हार है कांग्रेस की,
ये तो ऐसी है कि ये सदमा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कैसे बर्दाश्त कर पा रहा होगा, ये वही जानते हैं। मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ का आत्मविश्वास था, अति आत्मविश्वास था, और जो लड़ाई थी इनकी दोनों की, दिग्विजय सिंह की और कमलनाथ की, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर के जो उनकी बढ़त को और बड़ा कर दिया, ये सारे कारक हैं जो भारतीय जनता पार्टी तो वहां 2/3 मेजोरिटी लेकर के सत्ता में वापस आई है और कांग्रेस का बहुत बुरा हाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 163 सीटें जीती, उसकी 54 सीटें बढ़ गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस 66 पर अटक गई, उसकी 48 सीटें घट गई। और पूरे चुनाव में भले ही सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब पर भी, कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से भी, राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटें बता दी थी कि 151 सीटें कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी तो कहीं दिखाई भी नहीं देगी। लेकिन नतीजा क्या रहा? ऐसा लगा कि कांग्रेस तो लड़ ही नहीं रही थी मैदान पर। और अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के नतीजे भी ये बताते हैं कि दोनों पार्टियों में कितना अंतर रहा है हार जीत का। बीजेपी 54 सीटें जीती है, पिछली बार उसकी केवल 15 सीटें थी, यानी 39 सीटें उसने प्लस की हैं और जीती हैं। और जिस कांग्रेस के पास 68 सीटें थी 2018 में, वो कितनी सीटों पर सिमट गई? 35 सीटों पर सिमट गई, 33 सीटें घटी उसकी। बघेल सरकार के 11 में से 8 मंत्री हारे हैं। जो लोग ये फैला रहे थे नतीजे आने से पहले के छत्तीसगढ़ में तो बघेल ही दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी तो मुकाबले में ही नहीं थी, ये वही लोग हैं जो फुल टाइम आजकल प्रचार करते हैं कांग्रेस पार्टी का और वामपंथियों का। जिस बीजेपी के हारने की भविष्यवाणी की जा रही थी, उसको तो मिल गई 54 सीटें 90 के सदन में, और जिस कांग्रेस के सरकार बनाने की बात की जा रही थी, वो केवल 33 सीटों पर सिमट करके रह गई। अगर मंत्रियों के हारने का प्रतिशत लगाएं तो तीनों राज्यों में अगर हम देखें, राजस्थान में 25 मंत्रियों में से 17 हारे, और ये प्रतिशत 60% से भी अधिक है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 8 हारे, करीब करीब 80% हार गए। मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, वहां 31 में से 12 हारे, यानी 50% भी नहीं हारे। इससे भी पता चलता है, और जो लोग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात करते हैं कि साहब वो छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस इसलिए हार गई कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का उसको सामना करना पड़ा, तो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं चला? इसका मतलब ये है कि मोदी का जादू अभी भी कायम है। लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभी भी विश्वास कायम है। और जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है 90 दिन बाद, ये तो मोदी वर्सेस अदर्स होगा ना, क्योंकि ये जो इंडी अलायंस बना है, इसके जो घटक दल हैं, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर तो स्वीकार और मानने को तैयार होंगे ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जो दांव चला था सोनिया गांधी ने कि साहब ये जो परिवारवाद का आरोप लग रहा है हम पर कि हम परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, हम राहुल गांधी को ही लोगों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, यानी गैर गांधी नेहरू परिवार के किसी
नेता को आगे ले आइए, कांग्रेस का अध्यक्ष बना दीजिए, तो लोगों की नाराज़गी दूर हो जाएगी। तो हमने तो देखा कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी और इससे पहले जो हिमाचल के और कर्नाटक के चुनाव हुए, वहाँ भी मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका उतनी नहीं रही, जितनी राहुल गांधी की या प्रियंका वाड्रा की रही, या जितनी फैसले लेने में सोनिया गांधी की है। तो परिवारवाद कहाँ अलग हुआ है? इसी तरीके से जो पिछले 2 महीने में बेंगलुरु और मुंबई की बैठक, बल्कि 4 महीने में जो कुछ कांग्रेस ने किया है, सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी मानहानि केस में। जब तक सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं आ गया, तब तक तो ये कह रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री पद भी नहीं चाहिए, हमें इस इंडी अलायंस का संयोजक का पद भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही वो सजा पर स्टे हुई, इन्होंने फिर राहुल गांधी को आगे करना शुरू कर दिया। फिर इनको प्रधानमंत्री पद भी चाहिए था। ये इस अलायंस के संयोजक पद पर या चेयरमैन पद पर भी कब्जा करना चाहते थे। इसलिए संयोजक पद का फैसला ना बेंगलुरु में होने दिया इन्होंने, ना मुंबई में होने दिया। लेकिन आज नौबत ये आ गई है कि जो घटक दल के प्रमुख नेता हैं, वो ही अब कांग्रेस की जो मनमर्जी है, जो एरोगेंस है, इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।